नमस्कार, कैसे आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 8 भाग 8 पढ़ लिया। भाग 8 में आपने उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में जाना। आपने जाना कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र किन विशिष्ट कोशिकाओं से मिलकर बनती है। आपने जाना कि ये विशिष्ट कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहलाती हैं। साथ ही आपने यह भी जाना कि बी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, और आपने ये भी जाना कि टी लिम्फोसाइट शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। अब हमें यही पढ़ना है कि ये आखिर क्या होता है, एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। आइए देखते हैं। भाग 9 के अंतर्गत आपका टॉपिक होगा पहला, एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। बताइए, आपने पढ़ा है एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है। एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। यानी एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है, याद करिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है, एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है। बी लिम्फोसाइट बनाता है। अब होता क्या है इस प्रतिरक्षा तंत्र में, इसके नाम से ही क्लियर है। एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी बनती है, प्रतिरक्षी बनती है, बी लिम्फोसाइट बनाता है। क्लियर है बातें। होता क्या है, जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु या बाह्य कारकों को प्रतिजन भी कहते हैं। याद करिए, बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है, प्रतिजन या एंटीजन भी कहते हैं। एंटीजन भी कहते हैं बाह्य कारक। जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु, जीवाणु हो, चाहे विषाणु है, चाहे कवक हो, जिन्हें हम प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो ये बी कोशिकाएं इनके अगेंस्ट प्रोटीनों की सेना तैयार कर देती हैं, और वे प्रोटीनों की सेना इनसे लड़ती हैं। यानी ये क्या करती हैं, मैंने आपको बताया था ना, तीर चलाती हैं, तो तीर के चलाने वाला तो कोई चाहिए ना, तो बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती हैं। प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती हैं, और ये प्रोटीन की सेना धड़ाधड़ इनको तीर मारकर घायल कर देती हैं, मार देती हैं। समझिएगा, जब हमारे शरीर में किसी रोगाणु या बाह्य कारकों, प्रतिजन या किसी भी हानिकारक पदार्थ का सामना होता है, तो बी लिम्फोसाइट रक्त में, कहाँ पर, रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करती हैं, और ये इनसे लड़ते हैं और इन्हें हरा देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। अब बात आती है कि ये प्रोटीन क्या होता है जो बी कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। ये प्रोटीन क्या होती हैं, ये प्रोटीन ही प्रतिरक्षी कहलाती हैं, एंटीबॉडी कहलाती हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कहलाती हैं। याद करिए, जब हमारे शरीर में किसी रोग कारक जीव का प्रवेश होता है, तो बी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करती हैं जो इनसे लड़ सके। इन प्रोटीन की सेना को या प्रोटीनों को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कहा जाता है। अब चूंकि ये प्रोटीन रक्त में छोड़े जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की अनुक्रिया को क्या कहते हैं, तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया। इसे क्या कहते हैं, याद करिए, चूंकि यह प्रोटीन या यह प्रतिरक्षी रक्त में
उत्पन्न किए जाते हैं। अतः ऐसी अनुक्रिया तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बी कोशिका क्या करता है? बी कोशिका किसी भी वाय कारक रोगाणु के सामने प्रोटीन की सेना रक्त में उत्पन्न कर देता है और उस प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कहते हैं। इस प्रकार के अनुक्रिया को हम तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सारी बात क्लियर? अब फाइनली होता क्या है, समझिएगा बात को। जब मान लेते हैं ये कोई मनुष्य हैं, इनकी कमर बहुत पतली है, क्योंकि गाना बहुत फेमस है ना, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। अब इनका किसी रोगाणु से सामना होता है। ठीक है, इनका किसी रोगाणु से सामना होता है। ये नाक के द्वारा या खाने के द्वारा कहीं से भी ये हमारे सिस्टम में पहुंचते हैं। ठीक, तो अब इसके अगेंस्ट ये जब रोगाणु बी कोशिका से, मान लो कि ये बी कोशिका है, जब बी कोशिका से जुड़ता है, जब रोगाणु बी कोशिका की सतह से, बी कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट, बी कोशिका की सतह से जुड़ता है, तब क्या होता है? जब कोई रोगाणु बी कोशिका की सतह से जुड़ता है तो बी कोशिका तुरंत क्या होती है? विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ठीक, विभाजित होकर क्या करती हैं? संतति बी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी अपने समान कई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम संतति कोशिका कहते हैं। इनकी संतान हो गई ना, क्योंकि इनसे उत्पन्न हुई है। तो जब कोई रोगाणु बी कोशिका की सतह से जुड़ता है, बी कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक संतति बी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये संतति कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिका में, बी कोशिका में विशेषीकृत हो जाती हैं, यानी डिफरेंशिएट हो जाती हैं, विशेषीकृत हो जाती हैं। कौन सी कोशिका में विशेषीकृत हो जाती हैं? एक प्लाज्मा बी कोशिका और दूसरा स्मृति बी कोशिका, स्मृति बी कोशिका। याद करिए, जब कोई रोगाणु बी कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट से की सतह से जुड़ता है तो बी लिम्फोसाइट विभाजित होकर संतति बी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, यानी ये विभाजित होकर अनेक बी कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। और ये बी कोशिकाएं डिफरेंशिएट होकर एक स्पेशल काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इनमें दो प्रकार की विशेषीकृत बी कोशिकाएं, प्लाज्मा बी कोशिकाएं और स्मृति बी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी मान लेते हैं कि ये प्लाज्मा बी कोशिकाएं बन गई, ठीक है, और ये स्मृति यानी मेमोरी बी सेल्स हो गई। तो अब जो प्लाज्मा बी कोशिका होती हैं, इन्हीं का कार्य मेन होता है। प्लाज्मा बी कोशिकाएं क्या बनाती हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। इन्हें एंटीबॉडी निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण की फैक्ट्री, एंटीबॉडी निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्लाज्मा बी कोशिकाओं को कहा जाता है। प्लाज्मा बी कोशिकाएं प्रतिरक्षी की सेना उत्पन्न करती हैं और इसको क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। ठीक, याद करिए इतनी बातें। सबसे पहला आप ये जानेंगे कि एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाता है।
बी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में आने वाले रोगाणुओं या प्रतिजनों या हानिकारक रसायनों से हमारी सुरक्षा करता है। बी लिम्फोसाइट किसी भी रोगाणु से जुड़ने के पश्चात रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न कर देता है। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कहलाती हैं, चूँकि यह रक्त में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की अनुक्रिया को तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर है बात? जब कोई रोगाणु बी कोशिका की सतह से जुड़ता है तो बी लिम्फोसाइट विभाजित होकर संतति बी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। संतति बी कोशिकाएं दो प्रकार की बी कोशिकाओं में विशेषीकृत हो जाती हैं, प्लाज्मा बी कोशिका और स्मृति बी कोशिका में। इनमें से प्लाज्मा बी कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। ये तुरंत प्रतिरक्षी की सेना उत्पन्न करने लगती हैं, एंटीबॉडी बनाने लगती हैं। जब प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़ता है तब बनता है प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये याद करिए, जब प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी किसी रोगाणु से जुड़ता है तब एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसे हम प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल, अभी आगे फिगर में दिखाएंगे, प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल कहते हैं। जैसे मान लो ये रोगाणु था, ठीक है, ये एंटीबॉडी से इस तरह से जुड़ गया, तो अब ये कंप्लीट जो संरचना है वो क्या कहलाती है? प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल कहलाती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये जटिल क्या करता है? इस रोगाणु को इस प्रतिजन को निष्क्रिय कर देता है या किसी भी काम लायक नहीं रह जाता, यानी मार देता है। क्लियर है बात? हमारे शरीर में असंख्य प्रकार की प्रतिजन को पहचानने वाली बी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है ये उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लियर बात है? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले ये चीज़ें याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आप बस इतना याद करो कि एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाती हैं। बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? किसी भी बाह्य कारक के सामने, प्रतिजन के सामने या कोई सी रोगाणु के सामने रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न कर देती हैं। वो प्रोटीन की सेना कौन होती है? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी होती हैं। एंटीबॉडी जब किसी रोगाणु से जुड़ता है तो क्या बनाता है? प्रतिजन प्रतिरक्षी कॉम्प्लेक्स जटिल बनाता है, जो इसको क्या करता है? रोगाणु को निष्क्रिय कर देता है, मार देता है। अब उसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद कर लीजिए कि जब कोई रोगाणु बी कोशिका की सतह से जुड़ता है तो बी कोशिकाएं विभाजित होकर संतति बी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये संतति बी कोशिकाएं विशेषीकृत होकर दो प्रकार की बी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, प्लाज्मा बी कोशिका और स्मृति बी कोशिका। प्लाज्मा बी कोशिका को हम एंटीबॉडी निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यही एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती हैं। जब एंटीबॉडी ढेर सारा बन जाता है, प्रतिरक्षी बन जाता है, तो वह रोगाणु से जुड़ता है और प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल बनता है, जिससे एंटीजन निष्क्रिय हो जाता है। हमारे शरीर में असंख्य प्रकार की प्रतिजनों को पहचानने वाली, रोगाणुओं को पहचानने वाली बी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर है बात? अब आते हैं हम प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के बारे में समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी, मैंने बताया ना कि एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है यह भी पूछा जा सकता है। तो यह है इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी ही बोलेंगे, हम इसे एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में IG लिखा जाता है, IG इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्लियर है बात? तो याद करिए, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन से प्रकार का प्रोटीन? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडी किस प्रकार का प्रोटीन होता है। आइए, तो प्रतिरक्षी का हम अगर संरचना की बात करें तो यह प्रोटीन है,
यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। प्रोटीन किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ये प्रतिरक्षी कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है? तो प्रतिरक्षी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। याद करिए, प्रतिरक्षी कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जिनमें से 2 दीर्घ श्रृंखला होती है। 2 दीर्घ श्रृंखला होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन। और 2 लघु श्रृंखला होती है, लघु श्रृंखला, जिसे क्या कहते हैं? शॉर्ट चेन, शॉर्ट चेन। यानी अगर आप इसकी संरचना देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसे अभी मैंने बताया था। एक ये हो गया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और एक ये हो गया। इन्हें कहते हैं दीर्घ श्रृंखला, दीर्घ श्रृंखला, लंबी होती हैं दीर्घ श्रृंखला। ठीक, इसके बाद 2 लघु श्रृंखला होती है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये है लघु श्रृंखला। अब इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, 2, अच्छा इसको इंग्लिश में हम लॉन्ग और शॉर्ट ना लिख के यहाँ पर हैवी और लाइट लिखते हैं। इसको हम हैवी बोलते हैं, हैवी चेन, और इसको हम बोलते हैं लाइट चेन। ठीक है, तो 2 दीर्घ श्रृंखला यानी हैवी चेन होता है और 2 लघु श्रृंखला यानी लाइट चेन। अब 2 पाए जाते हैं, 2 हैवी 2 लाइट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? H2L2 बोलते हैं। यानी 2 हैवी 2 लाइट चेन से मिलकर बना होता है। एंटीबॉडी को हम क्या कह सकते हैं? H2L2 के नाम से बोला जाता है। और इसका जो शेप होता है वो वाई आकृति का होता है। इनके जो 2 आर्म होते हैं, लघु के और शॉर्ट के, ये जो आर्म है इनके बीच में ही पाया जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी प्रतिजन बंधन स्थल। यानी कि जो भी कोई रोगाणु आता है वो इन्हीं जगहों पर आकर फंस जाता है और इन्हीं जगहों पर आकर फंस के वो निष्क्रिय हो जाता है। यानी एंटीबॉडी अपने इन स्थान पर ही उसे मारती हैं। क्लियर है बात? तो 2 आर्म के बीच, 2 भुजाओं के बीच एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, प्रतिजन बंधन स्थल होता है, जहां पर प्रतिजन यानी रोगाणु वाहकारक कोई रसायन आकर वहां पर निष्क्रिय होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये हैवी चेन और लाइट चेन आपस में जुड़े किससे होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। याद करिए, ये आपस में किससे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इतनी बातें आपने जान ली। याद करिए, प्रतिरक्षा के बारे में, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के बारे में आपने क्या जाना? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन है जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में IG से भी निरूपित कर सकते हैं। या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। कितने? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। इनमें 2 दीर्घ श्रृंखला हैवी चेन पाई जाती है, 2 लघु श्रृंखला लाइट चेन पाई जाती हैं। 2 लघु श्रृंखला और 2 दीर्घ श्रृंखला और 2 लघु श्रृंखला पाई जाती हैं। लघु श्रृंखला के नाम पर मुझे बार बार लघु शंका याद आ रहा है। लघु श्रृंखला और 2 दीर्घ श्रृंखला पाई जाती हैं। इनके भुजाओं के बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट पाया जाता है। अब चूंकि इनमें 2 हैवी 2 लाइट चेन पाए जाते हैं, इसलिए हम H2L2 कहते हैं। इसका आकार वाई आकार का होता है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। सब कुछ याद करिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब बात आता है कि ये कितने प्रकार का होता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षी 5 प्रकार का पाया जाता है। 5 प्रकार का पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी पार्ट से पूछा जाता है। कितने प्रकार का होता है, उनका कार्य क्या है। तो याद करिए, ये वाला लेते हैं आज। चलेगा चलेगा, लेकिन गंदा दिख रहा। प्रतिरक्षी 5 प्रकार का पाया जाता है। IgA
IgD, IgE, IgM, नहीं IgG और IgM। याद करिए 5 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। IgA, देखो IG याद ही नहीं करना है आपको, तो इसे भी याद करना है। ABC छोड़ दो, DE, ADEGM, याद हो गया? ADEGM, ADEGM, याद हुआ? कितने प्रकार का प्रतिरक्षी होता है? 5। कौन कौन से? ADEGM, याद हो गया होगा। अब विशेषता बताइए, इस प्रतिरक्षी की क्या विशेषता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। IgA शरीर के तरल में पाया जाता है, शरीर के तरल पदार्थों में पाया जाता है, जैसे श्लेष्मा में पाया जाता है, यानी म्यूकस में पाया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट माँ के दुग्ध में उपस्थित होता है, माँ के दुग्ध में, यानी मदर्स मिल्क में पाया जाता है, मदर्स मिल्क। इसीलिए कहते हैं कि माँ का दूध जन्मे हुए शिशु के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। 6 महीने तक तो कम से कम दूध माँ का ही पिलाना चाहिए बच्चे को। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होता है जो उस बच्चे को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडी बताइए। IgA, तो IgA शरीर के तरल पदार्थों जैसे श्लेष्मा माँ के दूध में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगाणु वगैरह से हमें रक्षा प्रदान करता है। क्लियर है बात? इसको मत भूलिएगा। IgD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये विषैले पदार्थों के प्रति विरोधी होते हैं, बस। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है IgA, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जिक प्रतिक्रिया के लिए। एलर्जी जो होती है ना किसी चीज़ से, धूल से या परफ्यूम से, कुछ लोगों को अगरबत्ती, परफ्यूम, इन सबसे एलर्जी हो जाती है, महागंधीले होते हैं ऐसे लोग। इस सब से क्या एलर्जी होना? खुशबू से कौन सी एलर्जी? हो सकता है पिछले जन्म में कोई और जानवर रहे होंगे जिनको बदबू पसंद रहती होंगी। तो एलर्जिक प्रतिक्रिया ऐसे लोगों में होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एंटीबॉडी IgE। ये IgE क्या करता है? ये IgE जब कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स करना होता है तो ये मास्ट कोशिका और बेसोफिल को एक्टिवेट कर देता है कि भैया प्रदाह प्रक्रिया उत्पन्न करो। जैसे पिछली बार में हमने बताया था ना, प्रदाह प्रक्रिया, तो वो इसके कारण होता है। अब ये दोनों क्या करती हैं? हिस्टामिन स्रावित करती हैं, जो कि प्रदाह प्रक्रिया को चालू करता है, हिस्टामिन। तो ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एलर्जी के लिए। पूछा जा सकता है कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल पदार्थ बताइए, हिस्टामिन। एलर्जी से रिस्पॉन्सिबल कोशिका बताइए, मास्ट कोशिका, बेसोफिल। एलर्जी से रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी बताइए, IgE। क्लियर है बात? अब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? IgG सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? एंटीबॉडी है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी IgG, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विषाणुओं, रोगाणुओं, रोगजनक से सामना करते हैं, हमें उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। और साथ ही ये IgG जो है भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है? तो IgG।
क्यों भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है? क्योंकि IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो अपरा यानी प्लासेंटा को भी पार कर ले जाएगा। तो अपरा को पार कर लेगा, प्लासेंटा को पार कर गया तो भ्रूण तक पहुंच जाता है, यानी भ्रूण की प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है IgG। याद करिए, यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। IgM के बारे में, ये सबसे बड़े आकार के होते हैं, सबसे बड़े आकार के एंटीबॉडी हैं, सबसे बड़े आकार के एंटीबॉडी हैं। लेकिन IgM, M मतलब कम, मतलब होता नहीं है M मतलब कम, लेकिन उसको रिलेट कर लीजिए, M मतलब कम, तो ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी हैं। ये क्या करती हैं? संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचती हैं और IgG के उत्पादन को प्रेरित करती हैं। बस याद हुआ, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इन्हीं सबसे आते हैं। आपका जो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, जो जॉब वाले होते हैं जैसे SSC वगैरह या फिर रेलवे वगैरह, उसमें ये भी पूछा जाता है, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी बताइए, IgA। इसीलिए क्योंकि आप जागरूक हो, क्योंकि जगह जगह बैनर लगा के लिखा होता है ना कि शिशु को 6 महीने तक माँ का दूध महत्वपूर्ण है, तो वो क्यों बताते हैं? इसकी वजह से एंटीबॉडी पाया जाता है जिससे आपका बच्चा सुरक्षित रहे। ठीक, उम्मीद है कि इतने सारे टॉपिक आपको समझ में आया। अब आइए मैं बुक पे आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, आपको मैंने बताया कि प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सहज प्रतिरक्षा, दूसरा होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जो जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होती है, और उपार्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के पश्चात उत्पन्न होती है। अब ये फिगर आपको जो दिया गया है उसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, ये किस में बता रहे हैं? ये सहज और उपार्जित दोनों के बारे में बता रहे हैं। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर मैंने बताया था, त्वचा हमारी फिजिकल बैरियर है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी फिजिकल बैरियर है, सीलिया हमारी फिजिकल बैरियर है, बॉडी टेम्परेचर, pH, ये सभी हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर हैं। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर में आता है, देखिए न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, डेंड्रोटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सभी हमारे सहज प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? सहज प्रतिरक्षा के तंत्र के अंतर्गत आता है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होती है उसमें टी लिम्फोसाइट आते हैं, बी लिम्फोसाइट आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक फिगर आप लोग को दिया गया है जो आपको समझाने का प्रयास करेगा कि जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या होता है। 2 प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करती हैं, कौन कौन सी? ये देखिए, इननेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, और एडॉप्टिव इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। 2 प्रकार की प्रतिरक्षा हमारे शरीर में काम करती है। अब ये एक मनुष्य हैं जिनके शरीर में पैथोजन यानी रोगाणु नाक के माध्यम से पहुंचा है, नाक के माध्यम से पहुंचा। तो ये नाक में जब पहुंचा तो देखिए इतने भाग को आपको जूम करके दिखाया गया है। ये नाक में जब पहुंचा तो सबसे पहले नाक के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमारी स्किन काम करती है, बाल काम करते हैं, म्यूकस काम करते हैं, जो इन रोगाणुओं को यहीं पर रोक देते हैं। मान लो कि ये यहाँ पर नहीं रुक पाए, अंदर और अंदर चले गए, यहाँ पर पहुँच गए, तो इसको देखिए जूम करके दिखाया गया है। अब इसके अंदर पहुंचे हैं तो भी सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो कोशिकाएं आती हैं, मैंने बताया था मैक्रोफेज आता है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, न्यूट्रोफिल्स आता है जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, मोनोसाइट्स आते हैं जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर कोई रोगाणु यहाँ पर पहुँच गया, ठीक, तो इंटरनल डिफेंस के अंतर्गत मास्ट सेल और बैसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे, प्रदाह प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, यहाँ का नाक आपका सूज जाएगा, लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये वजह से हिस्टामिन वगैरह रिलीज होती हैं। नेचुरल किलर सेल्स आएंगे जो उन पैथोजेंस को मारने का काम करेंगे। फाइगोसाइट्स आएंगे, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस जो इन रोगाणुओं को मारने का काम करेंगे। क्लियर है बात? ये तो सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत हो गया जो आपने पढ़ा, प्रदाह प्रक्रिया के अंतर्गत। अगर मान लो इन सबसे भी बच गए और यहाँ पहुँच गए, टॉन्सिल्स में पहुँच गए, तो टॉन्सिल्स में आपका शुरू हो जाएगा लड़ाई किसकी? उपार्जित प्रतिरक्षा की। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट काम करने लगेंगे। कोई प्रतिजन है इसके अगेंस्ट टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट काम करना शुरू कर देंगे। बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाएगा। ये प्रतिरक्षी उससे जाएगा, जुड़ेगा और उसको निष्क्रिय कर देगा। क्लियर है बात? इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं।
अब आपने पढ़ा एंटीबॉडी की संरचना के बारे में, आइए देखते हैं एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है। मैंने बताया आपको कि एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। देखिए ये एक हो गया, इसे कहते हैं दीर्घ श्रृंखला यानी हैवी चेन, एक और एक ये दो होते हैं दीर्घ श्रृंखला यानी हैवी चेन, इसे क्या कहेंगे H2। 2 देखिए लघु श्रृंखला होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं लाइट चेन, ठीक है, लाइट चेन यानी L2। H2L2, ये क्या है H2L2। अब इन लघु श्रृंखला और दीर्घ श्रृंखला में भी 2 रीजन होती हैं। एक होती है वेरिएबल रीजन जो यहाँ तक है, ये है वेरिएबल रीजन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट रीजन कहलाते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट रीजन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या कहलाता है वेरिएबल रीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन क्या कहलाता है कांस्टेंट रीजन। इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो है वो क्या कहलाता है वेरिएबल रीजन, और यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है कांस्टेंट रीजन। क्लियर है बात। अब ये आपस में किससे जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। क्लियर है बात। डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है एंटीबॉडी का, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी प्रतिजन बंधन स्थल, प्रतिजन बंधन स्थल, यानी इस पर कोई भी बाहरी रोगाणु आकर इसी जगह पर जुड़ता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, क्या है प्रतिजन बंधन स्थल। अब देखो कोई एंटीजन आए हैं, इनके पास बढ़िया सुंदर सी आँख हैं, सुंदर सा मुँह है और सुंदर से बाल हैं, ठीक है, ये आप हो। तो ये एक बाहरी रोगाणु आया है, प्रवेश किया है, तो ये हमारा जो एंटीबॉडी इनके पास जाएगा और अपने इस कैंची धार वाले पकड़ से इसको इसे दबोच लेगा, इनका गठिया दबा देगा, और पकड़ के गला इनका दबा के तब तक दबा रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। मतलब समझाने के लिए कि ये एंटीजन रोगाणु प्रतिरक्षी से इस जगह पर जुड़ते हैं, प्रतिरक्षी इसको यहाँ पर पकड़ लेती हैं और इसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक ये निष्क्रिय ना हो जाए। ये निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक, यही होता है एंटीबॉडी के द्वारा। बस अब उसके बाद आता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप लोग दे दीजिए, मैं भूल जाता था क्वेश्चन पूछना, किसी बच्चे ने मुझसे कहा था तो मैं फिर से याद है मुझे, तो आप ही क्वेश्चन आप जवाब दीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड और पिछले टॉपिक से भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अमाशय का HCl किस अवरोध के अंतर्गत आता है? बताइएगा, शारीरिक आता है या कार्यकीय आता है, कोशिकीय आता है या साइटोकाइन आता है, बताइएगा। नेक्स्ट, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा एक प्रोटीन का स्राव होता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, आंख के आंसू, मुंह के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन सी कोशिका बनाती है? नेक्स्ट, एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन सी कोशिका बनाती है? इन सभी का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपनी कॉपी में भी जरूर नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी कोशिकाएं विशेषीकृत होकर कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? नेक्स्ट, एंटीबॉडी किस प्रकार की प्रोटीन होती है? नेक्स्ट, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कौन सा है? नेक्स्ट, एलर्जिक प्रतिक्रिया करने वाला प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कौन सा है? नेक्स्ट, एंटीबॉडी के जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? नेक्स्ट, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया किसे कहते हैं? बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा
और अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा। और जितने भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे वे भी पढ़ पाएँ। ठीक है, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।